हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर ब्रो के इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम जो है एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये जो है 7th की एनसीईआरटी है। क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, जो है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये आपके जो है अपकमिंग एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी आज हम देखेंगे कि पिछले कुछ हजार वर्षों के दौरान, यानी ये देखें तो ये प्राचीन इतिहास का पार्ट है, तो उसमें जो है क्या क्या बदलाव आए इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए पहले पेज पे ही एक मानचित्र यानी एक मैप बनाया हुआ है। ये जो मैप है ये पहले के जो है भारत का है, यानी प्राचीन इतिहास में 600-700 के आसपास जो भारत था ये उसका है। ये मानचित्र एक में आप देख सकते हैं कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा। ये नक्शा जो है 12वीं सदी के एक भूगोलवेत्ता थे, यानी एक जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था अल इदरीसी। उनके द्वारा बनाया हुआ ये एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। तो ये जो अल इदरीसी ने बनाया था ये 1154 में बनाया था। 1154 में यहाँ जो नक्शा दिया गया है इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 यानी कि नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो उसमें एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने और 1720 में ये जो है मैप बनाया था। और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, दोनों हैं तो एक्चुअली इंडिया के, यानी जो प्राचीन काल का भारत था उस समय के ही हैं, लेकिन दोनों के तरीके बनाने के तरीके अलग हैं। जैसे अगर आप भारत ढूंढेंगे तो श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये सब अरबी में नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको अरबी भाषा आएगी तो तभी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब देखिए नाव बनी हुई है, ये सब सी रूट्स बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। ये जो मैप है ये जो है 1720 में बनाया गया है। ठीक है, ये इसमें देखिए आप देख सकते हैं इसमें कुछ हद तक मॉडर्न इंडिया का जो है देख सकता है, यानी ब्रिटिश इंडिया का। तो मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया। यानी ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये पहले मानचित्र यानी मैप के जो है 600 साल बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यानी बहुत 600 साल एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है, तो 600 सालों में बहुत सारी जो है चीज़ें बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे हमसे मतलब ज़्यादा पहले का नहीं है। ठीक है, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में बारीक ब्यौरे देखकर आपको आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। यानी ये जो मैप आपको दिया गया है, ठीक है, ये मेडाइवल पीरियड का मैप है। ठीक है, 18वीं सदी का। तो उसके आरंभ में किसने बनाया था? तो आप यहाँ देख सकते हैं, नाम है गुलाम द लिस्ले के एटलस नूवे के अनुसार यह महाद्वीप है, यानी इंडियन ये उपमहाद्वीप है। ठीक है, तो इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। देखिए इंडिया जो है पहले से ही क्या था कि दूसरी दुनिया से मतलब दूसरे देशों से थोड़ा कटा हुआ था। ठीक है, तो इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का, संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जब इतिहासकार किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी कि पहले की चीज़ों से अगर उनको कोई अध्ययन करना है तो वहाँ की सारी चीज़ों का जो है रिसर्च करेंगे। वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी, वहाँ का जो है सूचनाओं का जो है माध्यम क्या था, ये सारी चीज़ें। नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली मतलब देखिए एक्चुअल में होता है डिक्शनरी, यानी कि जिसमें आपको शब्दों के अर्थ दिए रहते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का क्या होता है, यानी भाषा और अर्थ भी बदलते हैं। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। यानी कि ये बात है कि देखिए एक ही भाषा, जैसे आज हम हिंदी अगर बोलते हैं तो हिंदी क्या हमारे भारत की जो है प्राचीन काल में हिंदी भाषा नहीं थी, वहाँ कुछ और भाषा थी। ठीक है, तो ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो मध्य युग में फारसी चलती थी, आधुनिक फारसी जो है उससे बहुत अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते। अब यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान शब्द जो है आज हम इसे भारत के नाम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए मिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, इसीलिए उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी हिंदुस्तान जो वर्ड है उसने उस एरिए, उस पर्टिकुलर एरिए के बारे में कहा। आज हम हिंदुस्तान से पूरे इंडिया को जानते हैं। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ ही इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग शब्द, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है। जैसे हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं तो यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो एक कवि हुए हैं। कब हुए हैं? 14वीं सदी में। इनके द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हैं। यानी कि भारत, आज जो पहचान भारत की भारत शब्द से है, हिंदुस्तान से वो शब्द नहीं है। ठीक है, हम भले, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं या कहीं और जाएं तो वहाँ हिंदुस्तान वर्ड बहुत ही एबनॉर्मल है। वहाँ ज़्यादा लोग किसके नाम से जानते हैं? तो इंडिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों को कुछ अलग ही अर्थ थे। तो इसलिए इतिहासकार जो शब्द का यूज़ करते हैं वो भी बहुत सोच समझ के करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया हुआ है, विदेशी। तो विदेशी जो शब्द है उसका मतलब आज के डेट में क्या होता है? जो भारतीय ना हो, जो विदेश से आया हो, दूसरे देश से आया हो। लेकिन मध्य युग में क्या होता था कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। यानी कि अगर एक गांव से थोड़ी दूर पर अगर दूसरी गांव पे कोई व्यक्ति जाता है और वो उनके संस्कृति और उनके समाज का वो नहीं है, तो उसको भी विदेशी यानी अजनबी कहा जाता था। ठीक है, तो ये रही बात। और आगे चलते हैं हम, इतिहासकार और उनके स्रोत। ये हमारे टॉपिक आगे है, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार मतलब हिस्टोरियंस होते हैं और स्रोत मतलब होता है रिसोर्स। ठीक है, तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, ये देखते हुए वे अलग अलग स्रोतों का यानी रिसोर्सेज का सहारा लेते हैं। जैसे उस एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पिछले साल आपने गुप्त वंश यानी क्लास 6 में आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग 10,000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। यानी अगर आप 700 से 1750 यानी 1000 साल का देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ वैसी आपको मिलेंगी जो ये 700 के पहले थी, उसमें बहुत सारी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य और लिखित सामग्री पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ मध्य इतिहास यानी मेडाइवल में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया। ये कौन सी समय की बात हो रही है? तो ये मध्य इतिहास की बात हो रही है, यानी मध्य मेडाइवल हिस्ट्री की बात हो रही है। तो इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। यानी जो पैसे वाले लोग थे वो ये सब सारी चीज़ें क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जा सकता है। जिसे हम लाइब्रेरी अगर कहें तो हम आज के प्राचीन मतलब ऐसी लाइब्रेरी जहाँ बहुत पहले की पुस्तकें जो है रखी हुई हों। ठीक है, इन पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? जो पहले के लोग जो है अपने हाथ से स्याही से जो लिखते थे उसे पांडुलिपियाँ कहते हैं। दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत भारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब इनका उपयोग क्यों कठिन है?
देखिए उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस, इसलिए लिपिक या नकलन वीस। लिपिक क्या होता है? लिपिक यानी कि जिसको आज हम लोग क्लर्क बोलते हैं, लिखने वाला, उसको लिपिक कहते हैं, से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। देखिए उस समय क्या था, जैसे आज हम क्या करते हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि एक बुक है या एक कोई डॉक्यूमेंट है, उसका हम फटाक से जाके PDF निकलवा लेते हैं, वो रिटन फॉर्म में हमें मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हाथ से बैठ के लिखा जाता था, भले ही उसके 1 कॉपी बनानी हो, 200 कॉपी बनानी हो। तो देखिए यहाँ पे एक ये नकलन वीस जो है ये लिख रहे हैं बैठ के। तो ऐसे ही राजा अपनी कहानियाँ, वेद ब्राह्मण अपने ग्रंथ, सब कुछ ऐसे ही लिखे जाते थे। तो फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के, देखिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे आप जो है अगर किसी अपने फ्रेंड का जो है कॉपी करते होंगे नोट्स वगैरह, तो आपको जो है उस अपने फ्रेंड्स का ऐसा तो नहीं है कि पूरा समझ में आता होगा, 2 4 5 वर्ड नहीं समझ में आते होंगे, तो उसको आप क्या करते होंगे, अंदाज़ा लगा कर लिखते होंगे। ठीक है, तो अब उस अंदाज़ा लगाने में आप कुछ और लिख देते होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतिहास में तो एक एक लिखित जो है दस्तावेज़ से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो कितनी सारी दस्तावेज़ें जो है लिखी हुई हैं देख देख के, तो उसमें कितनी मतलब चेंज होगा, अंतर होगा। पांडुलिपि की प्रति बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अब वो छोटे मोटे फेरबदल क्यों करते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो देख के लिखते थे, तो उनमें हो सकता है कि उनको कोई शब्द ना समझ में आया तो उसे अपनी भाषा में लिख दें, कोई कोई वाक्य नहीं समझ में आता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती गई, यानी कि डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट, फोटोस्टेट का भी फोटोस्टेट। अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हुईं। यानी कि जो पहली वाली जो ओरिजिनल कॉपी थी, उससे जो कॉपियाँ बनती गई, उससे कॉपियाँ बनती गई, उससे कॉपियाँ बनती गई, उससे बनती गई, और जब अगर उसको लास्ट वाले को मेन वाले से देखा गया तो उसमें लिखा है कि अ से अनार, लेकिन इसमें लिख गया अ से अनानास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है भाई, जब तक एक ही चीज़ को, मतलब कि वो जो अलग अलग प्रतिलिपि हैं उसमें अब तो अलग अलग कंटेंट है, तब वो अलग अलग इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, तब जाके दोनों का निष्कर्ष मिलाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ इसके पहले क्या चीज़ था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो है जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, इन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार, वृत्तांत मतलब होता है डिटेल, यानी किसी चीज़ को डिटेल में लिखना, 1356 में पहला अपना वृत्तांत लिखा, और दूसरी बार उसको 2 वर्ष बाद लिखा। अब दोनों में अंतर है, क्योंकि 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। वो पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। पुस्तकालयों का भी देखिए जो है भारत में एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जब जलाया गया तो उसमें इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक जल रही थी। ठीक है, तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में अब हम देखेंगे। अब सन 700 से 1750 तक 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बहुत भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ हम एकदम पिछड़े हुए से लेकर थोड़े से मॉडर्न की तरफ जानते हैं। अगर आप जानते होंगे तो सन 1600 में जो है अंग्रेज़ आ गए थे, 1602-1603 में, 1498 में जो है पुर्तगाली आ गए थे। तो अब भारत जो था धीरे धीरे एक बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप 600-700 की बात करें तो उस समय एकदम हम प्राचीन काल में चल रहे थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसलिए पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार। उसके पहले लोग क्या था, एकदम ट्रेडिशनल वे में चलते थे। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो सिंचाई में जैसे रहट क्या होता है, आप देखे होंगे तो एक ऐसे गोला सा होता है, लंबा सा होता है, इसमें एक तरफ से पानी भर के उठाया जाता है तो ये पानी दूसरी तरफ चलाता है, इसको रहट कहते हैं। ठीक है, कताई में चरखे का यूज़, ये सब मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ होने लगा।
इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया, जैसे आलू आया, मक्का आया, मिर्च आया, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे साफ साफ जो है जो ब्रिटिशर्स और जो पुर्तगाली ये लोग आए थे उनकी बात हो रही है। अब वो लोग का खान पान जो है अलग था, रहन सहन अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी। वो जब हमारे देश में आए तो धीरे धीरे वो अपनी चीज़ें वो लोग लाएं और यहाँ पे जो है लोगों ने अपनाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। यानी सारी परिवर्तन यहाँ इस काल में हुई हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। इसके पहले लोग क्या करते थे, तो इसके पहले लोग जंगलों में रहते थे, वहाँ खाते, वहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरे जंगल में गए, वहाँ रहे तो फिर धीरे धीरे लोग खेती करना चालू किए। लेकिन अब इस युग में क्या हुआ, लोगों को एक स्थान से दूसरे जाना अपने देखिए कार्य के लिए, ठीक है, नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी के लिए, तो अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे। अब यात्रा कैसे करेंगे, यात्रा के लिए भी तो कुछ चाहिए साधन। तो इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपनी भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत समुदाय का इसमें बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन ये देखते ही ये रहट है। ये रहट देखिए क्या है, ये एक गोला सा है, ये एक बेस है, इसमें ये गोला सा लिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे कुछ टोकरी टोकरी जैसे बर्तन बने होते हैं। ये जब नीचे जाता है तो इसमें पानी जो है फिल हो जाता है, वाटर आ जाता है। फिर ये जब आता है तो इधर आ जाता है पानी, ठीक है। ये इसमें गिराता है, यहाँ पे एक नाली जैसी बनी होती है, उस नाली में से पानी दूर तक चला जाता है, ठीक है। ये हो गया रहट। तो राजपूत समुदायों के बात में अगर हम बात करें तो जिसका नाम राजपुत्र यानी अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी तक यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत जो था, राजपूत जो शब्द है इसका मतलब होता है राजा का पुत्र। तो 8वीं से 14वीं सदी तक ये किसके लिए यूज़ होता था, तो जो लोग अपने आप को क्षत्रिय बताते थे वो क्या यूज़ करते थे, वो कहते थे हम राजपुत्र हैं, यानी हम राजा के पुत्र हैं। उस समय जो राजा होता था, देखिए वर्ण व्यवस्था उस समय लागू थी। सन 700-800 के आसपास जो है वर्ण व्यवस्था लागू थी। तो वर्ण व्यवस्था में जो राजा होता था वो कौन होता था, वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय होता था, ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। देखिए जो कवि होते थे उस समय के, तो वो क्या करते थे, वो इन राजपूतों के प्रबल जो है इनकी वीरता का जो है गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के अवसरों के लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, यानी जो कायस्थ मतलब जो जिसको आज के समय में हम लोग लाला कहते हैं, जो बहुत सारे होंगे लोग, तो उनका काम क्या था, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। यानी जिसको मतलब ये क्लर्कियल काम जो है लिखा पढ़ी जिसको कहते हैं, लिखा पढ़ी का काम जो है ये लोग करते थे। तो पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई भी हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कृषि योग्य भूमि जो है बढ़ती जा रही थी, तो जंगलों की कटाई होती जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से और पूरे तौर पे, यानी पूरे जंगल साफ कर दिए गए। पर्यावास में परिवर्तन, पर्यावास क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अब देखिए जी, जैसे ये जंगल है, अब यहाँ लोग रह रहे हैं, बस्ती है, तो अब ये लोग जब ये जंगल को काटते जाएंगे तो ये यहाँ वनवासी रह रहे हैं जंगल में। अब इनकी जब जंगल कटेगी तो इनकी भी मजबूरी हो जाएगी कि हमें भी क्या करनी पड़े, खेती करनी पड़े, ठीक है। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब ये जो आदिवासी थे, ये जो है बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिर, ये सबसे प्रभावित होकर वो भी इस समाज में शामिल होने लगे, यानी इस जटिल समाज का अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक
वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार, देखिए बेगार शब्द मतलब होता है बिना पैसे का कुछ काम करना, ठीक है। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब आर्थिक और सामाजिक अंतर कैसे उभरेंगे? कोई फ्री में काम कर रहा है तो उसको पैसा मिल नहीं रहा है तो वो गरीब हो जाएगा, और जिसका काम कर रहा है वो तो पैसे वाला हो जाएगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हो जाती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, ये बदल जाते थे। तो कैसे बदल जाते थे? किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का निर्णय है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते हैं। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें, तो अगर इसको रिलेट करें, तो जैसे आज के पास अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो उसका स्टेटस एक अलग होता है। उस समय सेम यही काम जो है जातियों के साथ होता था। अगर आपके पास ज़्यादा मवेशी हैं, ज़्यादा भूमि है, तो आपका जो है दर्जा अलग रहेगा, ठीक है। तो अपने सदस्यों का व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, ठीक है। जैसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत हो कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जातियों के अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का भी शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यानी एक गांव है, इस गांव में ही अपने नियम कानून बना के लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रही बात, और आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। अब धीरे धीरे जो है विस्तार होने लगा। अभी आपने देखा कि गांव में जो है जब शुरू में बस्तियां बसी तो क्या होता था। अब हम बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य की। तो चोल, तुगलक या मुगल, ये जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। ये सब अभी हम चैप्टर 2, 3, 4 में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी देखिए एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है अब लगातार चलेगी जब तक कि सारे एनसीईआरटी हम क्लास 7 to 10 जो है सब सब्जेक्ट के कवर नहीं कर लेते। तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए। चलिए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। अब दिल्ली का सुल्तान कौन है इस समय? गयासुद्दीन बलबन है। कब से कब तक है? तो 1266 से 1287, ठीक है। प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के लिए उदाहरण क्या था? प्रशस्ति पत्र क्या होता था? प्रशस्ति पत्र जैसे एक लेटर टाइप का होता था। इसको हम किसी की इसमें खूब ढेर सारी तारीफ करके इसको उसके पास भेज देते थे, तो ये हो गया प्रशस्ति पत्र। तो उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसे? तो गयासुद्दीन बलबन को। यहाँ देखिएगा गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, अपना मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसकी सेना जो है फैली हुई थी, ठीक है। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं जो है एकदम क्लियर हो गई थी उनको। अध्याय 7 में आप इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकरावटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। क्यों नहीं स्थिर या सफल हो पाते थे? क्योंकि जब तक एक कोई अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है तो दूसरा आके उस पर आक्रमण करके उसके साम्राज्य को जीत ले रहा है, ठीक है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। अब 18वीं सदी में मुगल वंश जो है पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी तब का सदी है, तब का सब वक्त है जब ब्रिटिश जो है एकदम अपने चरम पर थे। ब्रिटिश शक्तियाँ एकदम अपने चरम पर थीं भारत में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सारी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों के विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। देखिए क्या होता था कि जैसे ये क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र पहले से शुरू में उभरे। अब छोटे छोटे क्षेत्र जो उभरे
तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे अब इस कई सारे क्षेत्रों को मिला के एक साम्राज्य बन गया, तो इन पे एक लोग का शासन हो गया, तो उनको एक नियमों से चलना होता था। फिर जब ये साम्राज्य खत्म हुआ तो फिर ये क्षेत्रों में अपने बट गए, फिर ये अपना अपना पालन करने लगे। ठीक है, तो इस तथ्य का पता हमें कई उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से अलग हैं यानी भिन्न हैं, और कुछ एक जैसी भी हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, यानी एक साथ ही पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र को अपनी विशिष्टताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। अब धर्म की बात करते हैं, पुराने और नए धर्म। तो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल यानी 700 से 1750 वर्ष के ईस्वी के बात हम कर रहे हैं, तो इनके दौरान जो है धार्मिक परंपराएं कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। इसमें देखिए किसकी बात हो रही है, इसमें इसकी बात हो रही है जैसे कोई अगर अब एक हिंदू धर्म या कोई अपना धर्म पालन कर रहा है और अब उस राज्य पे अगर किसी दूसरे यानी मुस्लिम शासक का राज हो गया, तो वो चाहेगा कि इस धर्म के लोग को हम प्रताड़ित करें और इनका जो है धर्म हम तहस नहस करें। तो ये इसी की बात हो रही है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है, इतिहास में यही हमें पढ़ने को मिलता है। अभी हम देखेंगे आगे कैसे मोहम्मद गजनी जो था उसने कैसे क्या किया। ठीक है, तो ये धर्म स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन की संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, ठीक है, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस परिवर्तनों में से कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा होनी शुरू हो गई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया जाने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता इत्यादि। ये सब देखिए, सब सारी चीज़ें शुरू से नहीं थी, धीरे धीरे ऐड ऑन होती चली गई। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। तो ब्राह्मणों का संरक्षक कौन था? जो नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा पाना चाहते थे, वो किसका सहारा लेते थे? ब्राह्मणों का सहारा लेते थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ता चला गया। ठीक है, संरक्षक मतलब कोई ऐसा धनी या प्रभावशाली व्यक्ति जो किसी जानकार कलाकार का जो है क्या करे, सुरक्षा करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको चैप्टर 6 में जानने को मिलेगा। यह वही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, कुरान शरीफ किसका धर्म ग्रंथ है? तो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है। यानी मुस्लिम धर्म जो है 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए भारत पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो मुसलमान का धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हुए जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, भले ही वो पहले कुछ भी था, लेकिन वो लोग क्या करते थे? अपने धर्म में शामिल करते थे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों की अर्थात उलेमा। अब उलेमा क्या है? तो जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, यानी कि धर्म के ज्ञाता जो होते हैं, तो वैसे ही न्यायशास्त्री इस्लाम में उलेमा कहते हैं। तो हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे। शिया कौन थे? जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। देखिए पैगंबर साहब कौन है? मोहम्मद साहब जो है, इनको पैगंबर भी कहा जाता है। ये मुस्लिम धर्म के जो है संस्थापक थे और उनके दामाद थे अली को जो है, अब जो लोग अली को मानते थे उनको शिया कहते थे, और जो सुन्नी होते हैं वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं।
इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। खलीफा क्या होता था? खलीफा शब्द जो है यानी कि इस्लाम की जो शुरुआती दौर थी उसमें धर्म का जो नेतृत्व करते थे उनको खलीफा कहते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में ऐसे सिद्धांत हैं, तो यानी इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। बस अभी हमारे चैप्टर में बस एक पेज और बचा हुआ है। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। इतिहासकार का नज़रिया ऐसा होता है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी अगर हम आज के डेट में समय की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर ये अभी सितंबर चल रहा है, अभी अक्टूबर चलेगा, फिर नवंबर चलेगा। नहीं, एक इतिहासकार अगर ये देखेगा तो वो देखेगा कि ये युग कौन सा है, इस युग में क्या परिवर्तन हुए। अब भले ही उसमें 10 वर्ष आ जाएं, 20 वर्ष आ जाएं, 30 वर्ष आ जाएं, जब तक एक समान संस्कृति चलती रहेगी उतने लंबे वक्त को उस युग का माना जाएगा। ठीक है, तो यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम काल में, अगर हम देखिए वर्ष में स्टडी करेंगे जैसे 1995, 1996, तो ऐसे हमको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अभी जैसे हमने पूरी हिस्ट्री जो है 2000 लगभग 2000 और 4000 सालों के जो इतिहास है, 4000 सालों का इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्री, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, तो इससे कितना हमारा आसान हो जाता है काम। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। किसमें? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी पहले हिंदू आए, फिर मुस्लिम आए और फिर ब्रिटिश आए। तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यानी धर्म परिवर्तन अगर हो गया तो उनकी संस्कृति परिवर्तित हो जाएगी, उनकी सभ्यता परिवर्तित हो जाएगी। समाज और संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल में आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी इस वर्ष हम क्लास 7th में मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनस्पतियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में जो है जानकारी मिलेगी। ये सब चीज़ें अभी हमें आगे पढ़नी है। और इसमें जो है अभी मैं देखूँ तो भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी अलग थीं। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। यानी यही जो एक वक्त है जहाँ पे देखिए परिवर्तन आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 700 से लेके 1750 ईस्वी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यही एक काल है जहाँ बहुत सारे परिवर्तन आए और यहीं पे प्राचीन इतिहास काल जो है किस में कन्वर्ट हो गया? मध्यकालीन इतिहास काल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उन्हें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को आकर्षित भी करना शुरू कर दिया था। यही तो कारण था कि जो है विदेशी यानी ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और उसको लूटा। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन की जो है बदलावों को जो है एकदम महसूस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में हमारी। ठीक है, तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हमारा अगला वीडियो होगा। आपको NCERT की सीरीज ऐसी ही मिलती रहेगी। इसके लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का जो है नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको अलर्ट मिलता जाए। टीचिंग एग्ज़ाम्स और NCERT के लिए मैं आपको सारी वीडियो जो है डेली
एकदम रेगुलर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, बस आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।